हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग जीके जीएस पर बात करेंगे और जीके जीएस पर आप देखेंगे कि उसमें इतिहास हो गया, भूगोल हो गया और राजनीति विज्ञान हो गया। उन सभी के तथ्यात्मक चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे आज से। ठीक है, तो हमने पहला विषय जो उठाया है भारत का प्राचीन इतिहास जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप देखेंगे कि भारत का प्राचीन इतिहास तो शुरू होता है आपका पाषाण काल से लेकर प्रागैतिहासिक काल, फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता है, फिर उसके बाद वैदिक काल है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि मगध का उत्कर्ष है, 16 महाजनपद है, फिर मगध का उत्कर्ष है, फिर मौर्य काल है। इस तरह से करते करते लोग आधुनिक भारत में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वैदिक काल के बारे में। और वैदिक काल को हमने इसलिए लिया है क्योंकि वहाँ से आप देखेंगे कि भारत का जो सिस्टमेटिक ढंग से इतिहास है, जो आप देखेंगे व्यवस्थित तरीके से इतिहास है कि नगरों का ग्रामीण व्यवस्था होगा, ग्रामीण से फिर नगर बसेंगे, नगर बसेंगे, फिर वहाँ पे नगर पतन होगा, तो शासकों का शासन आएगा, साम्राज्य का विस्तार होगा। यहाँ पर साम्राज्य देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े शासक देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर वैदिक काल से उठाया है। और सिंधु घाटी सभ्यता और प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग थोड़ा बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो आज से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आज से हम लोग बात करेंगे जीके जीएस पर। और जीके जीएस में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान जो हैं उन सभी के जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और इससे आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न जो हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए या कूट की सहायता से हो गए, या फिर उसके बाद आप देखेंगे कि डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि वैदिक काल से जो चीज़ें पूछी जाती हैं वहाँ पर वेद हो गए, वेदों संबंधी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। फिर धर्म से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और जो शासन प्रशासन की जो चीज़ें हैं वो भी बहुत सारे प्रश्न उससे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से हम लोग इतिहास के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, भूगोल के बारे में बात करेंगे। भारत का भूगोल पहले हम लोग लेकर चलेंगे, फिर उसके बाद विश्व के भूगोल पर हम लोग आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि राजनीति विज्ञान है, जिसमें कि संविधान है, संविधान में अनुच्छेद हो गए, अनुसूचियाँ हो गई, फिर संविधान निर्माण की प्रक्रिया हो गया, संविधान सभा हो गया, उसमें जिन लोगों ने भाग लिया, तो भारतीय संविधान के बनने में कितना समय लगा, किस प्रकार से वहाँ पर कठिनाइयाँ देखने को मिल रही थी, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। और अगर हम बात करें वैदिक काल के बारे में, भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में बात करें, तो देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल तो बहुत पहले का चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत पहले का चीज़ है। और उसके बाद आप देखेंगे कि लाखों साल के बाद आप देखते हैं कि वहाँ पे एक सभ्यता का विकास होता है, जो इसे सिंधु घाटी सभ्यता भारत में कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है आप देखेंगे कि एक C14 करके है, इसके आधार पर, ये कार्बन डेटिंग के आधार पर आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल माना गया है ये 2350 ईसा पूर्व से, और ये है 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, और एनसीईआरटी कुछ और ही मानती है। एनसीईआरटी मान लीजिए कि वहाँ से मानती है 2800-2900 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व या 1800 ईसा पूर्व, 1900 ईसा पूर्व, इस तरह से एनसीईआरटी मानती है। अगर इस काल के बारे में हम देखें, ये सिंधु घाटी सभ्यता का वह काल है। और अगर कोई सभ्यता विकसित होती है, या कोई नगर विकास में आते हैं, या कोई साम्राज्य विस्तार होता है, या साम्राज्य बनाए जाते हैं, तो उनमें सबसे पहले आप ये देखेंगे कि 3 चरण से वो लोग गुजरते हैं। जो प्रारंभिक चरण होता है जिसमें थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है, फिर जो मध्य चरण होते हैं उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा विकास देखने को मिलता है, फिर उसके बाद जो नवीन चरण होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और इतिहास जो है, इतिहास को आप लोग इस तरह से पढ़िएगा कि इतिहास जो है एक क्रमिक विकास को लेकर चलता है। ठीक है, चाहे पाषाण काल से आधुनिक भारत तक आएंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि इतिहास जो है एक क्रमिक विकास, जो एक सिस्टमेटिक ढंग से विकास होता है किसी भी चीज़ का, चाहे वो समाज हो गया, चाहे जाति व्यवस्था हो गया, चाहे साम्राज्य हो गया, चाहे मानव हो गया, किसी भी चीज़ के बारे में हम देखेंगे कि वो क्रमबद्ध विकास को लेकर चलता है। ठीक है, तो उसके आधार पर आप देखिए कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल को हम लोग देखेंगे क्योंकि यहाँ से आपका भारत का एक सिस्टमेटिक और व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर इतिहास चलता है। ठीक है, तो वैदिक काल के बारे में देखिए कि वैदिक काल जो है 2 भागों में बांटा गया। जो पहला भाग है उसको ऋग वैदिक काल बोला जाता है। ठीक है, ऋग वैदिक काल बोला जाता है, जिसका जो समय काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, पूरा वैदिक काल का जो काल है ये आप देखेंगे कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के लगभग में है। तो जो ऋग वैदिक काल है इसको 2 भागों में बांटा गया। तो ऋग वैदिक काल को हम लोग 1500 से 1000 ईसा पूर्व बांटते हैं, और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व हम लोग बांटते हैं। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है कि आप ये इतना तो समझ ही गए होंगे कि जो वैदिक काल की चीज़ें हैं, ऋग वैदिक काल की चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर उत्तर वैदिक काल में बदलेंगी। ठीक है, इसीलिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। और जहाँ पर आप पार्टीशन देखेंगे कि वहाँ की जो चीज़ें, पहले की चीज़ें जो हैं, पहले से जो बाद की चीज़ें आएंगी वो थोड़ा सा बेहतर रूप में आएंगी, या तो वो थोड़ा सा
उस तरह से अगर रूढ़िवादी के क्रम में देखने को मिलेगा। और यही चीज़ इसमें भी देखने को मिलता है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल के अगर बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि ऋग्वेद के जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ऋग्वेद की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है वेद। वेदों से ही पता चलता है कि हम लोग किसके बारे में बात किया जाता है। और वेद जो है सर्व प्राचीन माना जाता है, जिसमें ऋग्वेद जो है, और ऋग्वेद के आधार पर ही इसका काल ऋग्वैदिक काल पड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कुछ ज़्यादा डिफरेंस होगा, तभी यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो 4 वेद जो होते हैं, ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद एक प्रामाणिक वेद है। ठीक है, एक प्रामाणिक वेद है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऋग्वेद है सर्व प्राचीन वेद माना जाता है, सबसे प्राचीन जो वेद होता है उसको ऋग्वेद माना जाता है। ठीक है, और इसी के आधार पर यहाँ पे एक समय काल बन गया ऋग्वैदिक काल। और यहीं पर देखेंगे 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, यानी कि 500 साल तक ऋग्वैदिक काल चलता है। फिर उसके बाद आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद आता है, फिर सामवेद आता है, फिर अथर्ववेद आता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग वेदों को डिफाइन करेंगे। ठीक है, वेदों में क्या क्या चीज़ें हैं, वेदों में किस प्रकार से हैं, आज हम लोग देखेंगे वेदों की शाखाएं क्या क्या हैं। और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि वेदों में जो वर्णित बातें हैं, जो ब्राह्मण है, उपनिषद है, आरण्यक जो हैं, उनके बारे में हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ज्ञान होता है, कि वेद जो है ज्ञान प्रदान करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर ऋग्वेद के बारे में बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। ठीक है, 10 मंडल होते हैं। इसमें से कुछ मंडल ऐसे हैं जिनके ऋषियों के नाम नहीं मिलते हैं, और यहाँ पर जो बाकी मंडल जो हैं उनके ऋषियों के नाम भी, उनके रचयिता के नाम भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 10 मंडल हो गए और 1028 सूक्त, 1028 सूक्त यहाँ पे पाए जाते हैं। और लगभग में 10,500 ऋचाएँ भी पाई जाती हैं। क्या लगभग है, ये एक्यूरेट डाटा नहीं है ये ऋचाओं का, ये लगभग में ये 10,500 ऋचाएँ हैं। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, कितनी है, 10,500 ऋचाएँ हैं। फिर उसके बाद देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो ओम भूर्भुवः स्वः है। ठीक है, तत्सवितुर्वरेण्यम, तो इस प्रकार से जो मंत्र मिलता है वो तृतीय मंडल में है। गायत्री मंत्र जो है तृतीय मंडल में, और इसको सविता मंत्र भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, सविता मंत्र, सविता को समर्पित है सविता मंत्र। और ये किस देवता को समर्पित है, सूर्य को। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता को समर्पित है। और इसके जो रचनाकार हैं आप देखेंगे कि विश्वामित्र रचनाकार हैं। फिर उसके बाद देखिए 10 राग युद्ध, यहाँ पर ऋग्वेद में 10 राजाओं का युद्ध मिलता है। और किस नदी पर मिलता है, पुरुषड़ी नदी। कौन सी नदी है, पुरुषड़ी नदी है। और पुरुषड़ी नदी का जो वर्तमान नाम, आधुनिक नाम है, उसको क्या बोलते हैं, रावी नदी। ठीक है, रावी नदी। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है कि दशराग युद्ध जो है किस नदी पर हुआ है, किस नदी के तट पर हुआ है। यहाँ पर 10 राजाओं का युद्ध माना जाता है। एक तरफ सुदास था, एक तरफ 10 कबीले थे। ठीक है, और यहाँ पर सुदास जो है, भरत जन का कबीला जो सुदास है वो विजयी माना जाता है। ठीक है, विजयी होता है, तो इसीलिए यहाँ पर दशराग युद्ध कहाँ पर है, 7वां मंडल। इसके रचयिता कौन है, वशिष्ठ। ठीक है, इसमें कहानियाँ बहुत बड़ी है। कहानी मिलता है कि वशिष्ठ हैं, फिर विश्वामित्र हैं, वहाँ पुरोहितों का मामला चलता है। और इसीलिए किसी को वहाँ पर एक ऋषि मुनि है, वशिष्ठ है, उनको पुरोहित नहीं बनाया जाता है, या वहाँ पर विश्वामित्र है, ये 2 लोग हैं। यहाँ पर उनको पुरोहितों को पुरोहित बनने के लिए यह युद्ध लड़ा गया था कि मुझे पुरोहित बनाया जाए। तो वहाँ पे किसी को पुरोहित नहीं बनाया गया, वहाँ पर 10 राजाओं को इकट्ठा करके एक राजा के विरुद्ध वहाँ पर लड़ाई लड़ी गई, और इसी को बोला गया दशराग युद्ध। और किस नदी पर हुआ, पुरुषड़ी नदी, रावी नदी के तट पर। ठीक है, तो वहाँ पर राजा सुदास जो हैं, भरत जन के कबीले जो हैं, भरत कबीले के, तो वहाँ पर वो विजयी होते हैं, इसीलिए इसे दशराग युद्ध बोला गया। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा, और इससे प्रश्न बनाए जाते हैं। और आजकल के एग्ज़ाम में आप देख रहे हैं कि कहीं से भी वो कुछ भी प्रश्न बना दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि हम लोग उस तरीके से पढ़ें कि कोई भी एग्ज़ाम जो हम देने जाएँ तो वहाँ पर संतुष्ट होकर उसको दें। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए कि जो 9वां मंडल है ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, उसमें आप देखेंगे कि सोम देवता का उल्लेख किया गया है। सोम देवताओं का जो उल्लेख किया गया है, पूछता है कि सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में ऋग्वेद के है, तो वो 9वां मंडल है। और ये क्या है, सोम क्या है, एक पेय पदार्थ है। ठीक है, सोम क्या है, एक पेय पदार्थ है। ठीक है, पीने वाला पदार्थ है, उसी को सोम बोला गया है।
जिस तरह से मान लीजिए चरणामृत जो बनाया जाता है पूजा पूजा वूजा में, जो कथा वथा होते हैं घरों में, तो वहाँ पर जो चरणामृत बनाए जाते हैं उसको क्या बोला गया, वो जिस तरह से वो पेय पदार्थ है उसी को सोम पेय बोला गया, सोम पदार्थ बोला गया। तो ये पेय पदार्थ है। तो उसको जब कोई चीज़ अच्छा लगता है तो यहाँ पर देखेंगे कि उसको देवता का नामकरण कर दिया गया। इसीलिए सोम देवता जो है उसका उनका उल्लेख कहाँ है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न हमेशा बनता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है आप देखेंगे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका जो लेखक है वो अज्ञात है। कई ऋषियों ने मिलकर यहाँ पर ऋग्वेद के 10वें मंडल को बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है उसमें पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख है। ठीक है, पहली बार और आखिरी बार एक ही बार है, पुरुष सूक्त में एक ही बार है शूद्रों का नाम नहीं मिलता है। और वहीं पर आप देखेंगे कि उसके बाद शूद्र का नाम किसी भी वेद में कहीं पर भी नहीं मिलता है। ठीक है, एकमात्र ऋग्वेद है। और यहाँ पर 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का पहली बार उल्लेख हुआ है और इसके बाद कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ऋग्वेद के बारे में चीज़ें हो गई। और फिर इसके बाद देखिए यजुर्वेद, यजुर्वेद को यज्ञ अनुष्ठानों का उल्लेख भी कहा जाता है। जितने भी प्राचीन काल में यज्ञ हुए, चाहे अभी 10 अश्वमेघ यज्ञ देख लीजिए, वाजपेय यज्ञ देख लीजिए, फिर उसके बाद राजसूय यज्ञ हो गया, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि राज्याभिषेक को लेकर यज्ञ होते हैं, पितृ यज्ञ हो गया, नृ यज्ञ हो गया, भूत यज्ञ हो गया। ये सारे यज्ञों का जो उल्लेख किया गया है वो यजुर्वेद में है। ठीक है, और यजुर्वेद की एक खास बात आप लोगों को बताते हैं कि यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में, यानी कि संगीत में भी है और थ्योरी में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, तो वो कौन सा वेद है, यजुर्वेद। फिर उसके बाद देखिए सामवेद, सामवेद को आप देखेंगे कि इसमें कि जितने भी ऋचाएँ हैं, ज़्यादातर ऋचाएँ जो अधिकतर ऋचाएँ जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, ऋग्वेद से। सामवेद की अधिकतर ऋचाएँ जो है ऋग्वेद से लिया गया है। और ये इसको संगीत का, भारतीय संगीत का जो जन्म माना जाता है, जो सारे गामा मिलता है, यहाँ पर जो सारे गामा मिलता है, 7 सुर माना जाता है ना, सारे गामा पा। ठीक है, तो ये जो 7 सुर मिलते हैं, 7 सुर जो मिलते हैं वो सामवेद में मिलते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि भारतीय संगीत का जो जनक माना जाता है, किस वेद को माना जाता है, सामवेद को माना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। फिर उसके बाद अथर्ववेद, अथर्ववेद का जो बात किया जाता है, ये आप देखेंगे कि ये 3 वेदों से भिन्न है। ठीक है, ये जो ऋग्वेद हो गए, यजुर्वेद हो गए, सामवेद हो गए, इन तीनों योगों वेद को मिलाकर आप देखेंगे कि वेद त्रयी बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, वेद त्रयी, वेद त्रयी। तो वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं आता है, अथर्ववेद। क्योंकि अथर्ववेद आप देखेंगे कि अथर्ववेद जो है लौकिक जीवन से संबंधित है। मनुष्य का जो जीवन होता है, लौकिक जीवन जो होता है, जो जिसमें मनुष्य अपने कर्म किए जाते हैं, उसके से संबंधित है। और मनुष्य के कर्मों में क्या क्या सम्मिलित है, आप देखेंगे कि जितने भी भौतिक चीज़ें हैं, जितने भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनको जो दोहन किया जाता है वो मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। जैसे कि वर्षा हो गया, वर्षा से फिर अन्न उपजते हैं, अन्न उपजते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि मनुष्य अन्नों को खाता है, जानवर हो गए जानवरों को खाता है। तो ये सारे जो चीज़ें, जादू मंत्र, जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, जितने भी भारत में कार्मिक कर्मकांड किए जाते हैं, ठीक है, जितने भी आप देखेंगे कि जो अघोरी बाबा होते हैं, जो तांत्रिक लोग होते हैं, वो लोग कहाँ से सीखते हैं, वो इसी वेद से सीखते हैं। अथर्ववेद जो है अब देखेंगे कि वेदों पे जो ऐसा एक वेद है अथर्ववेद, जो लौकिक जीवन से संबंधित है, इसमें अलौकिक चीज़ें नहीं देखने को मिलती। लेकिन ये 3 जो वेद है, वेद त्रयी वाला जो 3 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसमें जो है अलौकिक चीज़ें देखने को मिलती है। इसमें देखेंगे कि देवताओं को स्तुतियाँ मिलती हैं, देवताओं के मंगलाचरण मिलते हैं, देवताओं को उपासना और आस्था की चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन अथर्ववेद में उस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये हो गए वो वेदों से संबंधित जो बातें हो गई, 4 वेदों से संबंधित बातें हो गई, वो हो गए। और यहाँ पर देखिए कि एक महत्वपूर्ण बात है, उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये प्रश्न हमेशा और हर एक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल, ठीक है, ऋग्वेद का पहला व 10वां मंडल कब का है, सबसे नया है।
ठीक है। ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल है सबसे बाद का मंडल है। और फिर उसके बाद देखिए दूसरा से 7वां मंडल, ठीक है। दूसरा से 7वां मंडल जो सर्व प्राचीन मंडल है, सबसे प्राचीन मंडल जो सबसे पुराने मंडल हैं वो आपके दूसरा से 7वां मंडल है, ठीक है। अब पहला और 10वां मंडल है जो है वो नया है, सबसे बाद का, यानी कि उत्तर वैदिक काल में लिखा गया होगा या उत्तर वैदिक काल के अंत में लिखा गया होगा, या इस तरह से देख सकते हैं कि जो मौर्य काल है उसमें भी लिखा जा सकता है। मगध के उत्कर्ष में ये जो चीज़ें हैं उसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए, नोट करते रहिए, क्योंकि नोट्स बनाते रहेंगे साथ साथ में, तो वहाँ पे आप लोगों का जो एक नोट्स बेहतरीन तरीके से तैयार होता चला जाएगा। फिर इसके बाद देखिए, अगर बात करें वेदों से संबंधित शाखाएँ, ठीक है। वेदों से संबंधित शाखाओं से प्रश्न बनते हैं और इससे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद की जो शाखाएँ हैं, 5 शाखाएँ ऋग्वेद की मानी जाती हैं, जैसे शाकल हो गया, वाष्कल हो गया, स्वलायन हो गया, संखायन हो गया, मंडूकायन हो गया। ये क्या है? ऋग्वेद की शाखाएँ हैं, जिससे कि इसमें आप लोगों को ऋचाएँ देखने को मिलेंगी, मंत्र स्तुतियाँ देखने को मिलेंगी, देवताओं का वर्णन देखने को मिलेगा। और ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता आप लोग जानते हैं कि कौन है? ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है वो है इंद्र, ठीक है। इंद्र यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। त्रिदेव त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलता है ऋग्वेद में, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ऋग्वेद का जो महत्वपूर्ण देवता है इंद्र है। आगे हम लोग बात करेंगे, आगे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी उस तरह से हम लोग उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। एक ही क्लास में अगर सब कुछ बता दिया जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो खिचड़ी बन जाता है, ठीक है। अगर खिचड़ी बन जाएगा तो वहाँ पे चीज़ें भूलने लगती है। तो धीरे धीरे करके हम लोग जीके जीएस के हर एक सब्जेक्ट को, हर एक जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं उन पर बात करेंगे, ठीक है। तो ऋग्वेद की जो प्रमुख शाखाएं हैं उसको शाकल, वाष्कल, स्वलायन और संखायन और मंडूकायन कहा जाता है। इसमें 5 शाखाएँ होती हैं। फिर इसके बाद सामवेद की जो शाखाएँ कौथुमीय, जैमिनी और रामायणी, ठीक है। तो ये 3 शाखाएँ सामवेद की होगा। शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा जाता है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो शाखाएँ हैं मध्यान्ह और काण्व, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखाएँ हैं मध्यान्ह और काण्व। और एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि शुक्ल यजुर्वेद की प्रमुख संहिताओं को, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद के प्रमुख संहिताओं क्या बोला गया? वाजसनेयी या वाजसनेमी, ठीक है। ये प्रश्न आप देखेंगे कि यूपीपीसीएस में पूछा गया है, ठीक है, कि किस वेद की शाखाओं को वाजसनेयी बोला गया है, या इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि किस वेद की शाखाएं वाजसनेमी कहलाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन होगा, आंसर होगा शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद नहीं, ठीक है। यजुर्वेद कभी नहीं मारना है, क्योंकि यजुर्वेद जो है 2 भागों में बांटा गया है। यजुर्वेद जो है 2 भागों में बांटा गया। शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं, जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, उनको क्या बोला जाता है? वाजसनेयी या वाजसनेमी, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक और कपिष्ठल, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो तैत्तिरीय संहिता है, ठीक है, इसकी जो संहिताएँ हैं, संहिताओं का मतलब जो होता है ऋचाओं से, मंत्रों से संबंधित होता है। तो संहिताएँ जो ऋचाओं मंत्रों से संबंधित होता है, तो जो इसकी संहिताएँ हैं तैत्तिरीय संहिता, ठीक है। तो तैत्तिरीय संहिता के जो संहिता है उसको क्या बोला गया? आपस्तंभ बोला गया है, ठीक है, आपस्तंभ बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग नोट डाउन करिए, ये सारी चीज़ें जो हैं नोट डाउन करते रहिए और अपने नोट्स को बनाते रहिए। और नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को सुविधा होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में और भी नई चीज़ें पर हम लोग बात करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग क्लास को लेकर चलेंगे। और आप लोग हमेशा जुड़े रहिए क्लास से, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।